स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम डिपेंड्स। दो फैक्टर बताने हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है ना, फोर्स जो चाहिए हमें किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए। तो पहला है मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने में। और दूसरा है आपका वेलोसिटी। जितनी ज्यादा स्पीड में होगी बॉडी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा टू स्टॉप द बॉडी इन ए गिवन टाइम। एक्चुअली ये बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? मोमेंटम की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? मोमेंटम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना चाहिए? तो भाई फोर्स जो चाहिए दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग बात कि डिफाइन द लीनियर मोमेंटम एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है? जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसे ही ये प्रोडक्ट है किसका? मास एंड वेलोसिटी का। इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो मोमेंटम को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट। कितना मोशन है उसके अंदर, बॉडी के अंदर, एंड मीजर्ड। और ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे मीजर्ड होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो बात मिला जुला के सब एक ही है आपका कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन शायद आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक बॉडी है ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी v, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। उस पे अभी जो है फोर्स लगा। कह रहा है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम। भाई जब फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम में चेंज आएगा, या तो बॉडी को स्टॉप करने के लिए या फिर बॉडी के अंदर और ज्यादा मूवमेंट के लिए। दोनों के लिए फोर्स लगाया जा सकता है कि भाई उसका जो है पूरा मोमेंटम बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीन केसेस है। यहाँ पे कह रहा है कि जब वेलोसिटी जो है वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। सी किसके लिए है? स्पीड ऑफ लाइट के लिए। कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल लगभग लगभग। और कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, बट जो m यानी मास है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। हेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो कह रहा है कि यहाँ पे हर एक केस में चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। देखो आप बात समझते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने ज्यादा बड़ा लेंदी आंसर लिखा है, वैसे तो मैं इसके दूसरे वाले पेज पे अभी लिख दूंगा कि तीनों केसेस में क्या होगा, लेकिन समझना जरूरी है मेरे को। चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज के लिए हम लोग डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी। डेल्टा एम वी यानी कि मास और वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, तो उसकी वजह से आपका मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा। तो चेंज जो है इन प्रोडक्ट एम वी, मास और वेलोसिटी में जो चेंज है वो किसकी वजह से हो सकता है? आइदर ड्यू टू चेंज इन मास, या तो मास के अंदर बदलाव आ जाए, या फिर ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी, और ड्यू टू बोथ मास एंड वेलोसिटी। इस बात को भी समझते चलते हैं कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज है, चेंज इन मोमेंटम कुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन मास। ओके, सिर्फ मास में बदलाव हो जाए तो चेंज हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज हो सकता है अगर मास कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ जाए। और मोमेंटम में चेंज हो सकता है जब चेंज आए मास में भी और वेलोसिटी में भी, एज वेल एज बोथ में। ठीक है, तो यही बात कह रहा है। तो इफ चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है अकेले टेक्स प्लेस एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या होना चाहिए? डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास जो कि कांस्टेंट है इनटू चेंज इन वेलोसिटी। यानी ये चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से है? सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से है। ये कौन सा वाला एक्सप्रेशन? सेकंड वाला। तो या तो चेंज इन मास की वजह से, या तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, या तो चेंज इन मास एंड वेलोसिटी दोनों की वजह से। ठीक है,
तो यहां पे कह रहा है कि अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, इसके अलावा ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज सिलेबस में नहीं है, देखा होगा स्टार लगाया नीचे। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर वेलोसिटी बॉडी की, दैट इज एटॉमिक पार्टिकल की, इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो जो मास है पार्टिकल का डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इस बात को समझिए, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का अगर स्पीड, वेलोसिटी अगर कंपेरेबल हो जाए, लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट की इतना हो जाए, तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसके मास में बदलाव आएगा। और उसके मास में जो है बदलाव किस तरह का आएगा कि इंक्रीज के साथ साथ, वेलोसिटी के इंक्रीज के साथ साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि जो उसका मास होगा इज इक्वल टू m0। m0 बॉडी जो स्टेशनरी थी, एट स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी होते हुए जो उसका वजन था वो अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर, जो वेलोसिटी है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या देता है, ये एक्सप्रेशन देता है अकॉर्डिंग टू ये इसके कि स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू अगर जा रहा है तो मास में ये बदलाव आएगा, मास क्या होगा उसका, चेंज होगा इस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमको। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई चलो चेंज इन मोमेंटम क्या हो सकता है, चेंज इन मास की वजह से, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, चाहे उसकी वजह से। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखने को करते हैं। एक्सप्रेशन तीन चीज के लिए लिखना था, ये समझाने के लिए था, ये चाहो तो तुम ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक्सप्रेशन सिर्फ लिखना है, तो ये समझाने के लिए था वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हेन velocity of object is very less than velocity of light, then change in mass is not perceptible। ठीक है, और ये वेलोसिटी कितने ऑर्डर की होगी, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 पे पावर -6 मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर का हो तो। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड और लेस देन दिस है, तो इस टाइम में जो चेंज है मास का वो परसेप्टेबल नहीं होगा, देयरफॉर मास रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर मास कांस्टेंट होगा तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अलोन, चेंज इन वेलोसिटी अलोन, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ये बात इसने कहती। ठीक है, मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन मोमेंटम, मैं यहां भी लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम इज अलोन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, हाँ, क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी अलोन। सिर्फ वेलोसिटी के अंदर बदलाव आने की वजह से क्या हुआ है कि मोमेंटम में चेंज आया, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा वाला कंडीशन देखिए, दूसरा वाला कंडीशन क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो देन दिस कंडीशन mass does in remains constant, तो therefore change in momentum is equal to change in mass as well as velocity। तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मास एज वेल एज इन चेंज इन वेलोसिटी, दोनों की वजह से हो रहा है। वहीं थर्ड वाला देखते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट एंड मास रिमेन्स
कांस्टेंट। तो अब जब मास को रिमेन कांस्टेंट रखा है तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अलोन। ठीक है, यही तीन कंडीशन तो आपसे बोला था, तीन कंडीशन के लिए। अब यही चीज तो मैं बता रहा था कि देखो जो मास होगा वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो मास यहाँ पे वेरी कर रहा है, वही चीज हम देख रहे हैं। पहला वाला हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये कौन सा कंडीशन है आपका, सिर्फ वेलोसिटी की वजह से चेंज आ रहा है। फिर दूसरा वाला कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि भाई दोनों की वजह से यहाँ पे चेंज आ रहा है। और थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा आपका कि दोनों की वजह से यहाँ, अरे सॉरी, सिर्फ वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो है आपका यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकंड या उससे कम की वेलोसिटी होगी। और मास को तो पहले ही बोल दिया कि भाई कांस्टेंट है, तो यही एक्सप्रेशन होगा। हाउएवर, ये भी चीज लिख लो तुम कि हाउएवर इन एवरी सिचुएशन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी होल्ड्स ट्रू। ठीक है, सारे कंडीशन में आप ये देखोगे कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है इज इक्वल टू चेंज इन मास एज वेल एज वेलोसिटी, ये ट्रू रहता है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट भी आपका दिया हुआ है बुक में, और ये आपके समझने के लिए था। और मेनली आप चाहो तो सिर्फ ये वाला पार्ट लिख सकते हो अपने आंसर में। आगे देखते हैं हम लोग कि शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस रिलेशन होल्ड, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओके, अपॉन में डेल्टा, अपॉन में टी भी करना होगा, अपॉन में टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस रिलेशन होल्ड, ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब मास कैसा हो, रिमेन्स कांस्टेंट। मास को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा ट्रू। ठीक है, मास ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अभी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तो मैं इसकी बजाय मैं आपको अलग से समझा देता हूं, वहां पे पॉज करके आप आंसर वैसे भी देख सकते हो। तो आप देखो कि इनिशियल मोमेंटम, देखो ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। वहीं अगर हम फाइनल मोमेंटम लिखें, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद टाइम टेकन टू चेंज, भाई जब मोमेंटम चेंज होगा u से v होगी वेलोसिटी, तो टाइम लगेगा ही ना, तो टाइम टेकन टू चेंज इज इक्वल टू t सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पहले जो मोमेंटम था और बाद में जो मोमेंटम था, यानी कि p1 और p2। ठीक है, ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, m कॉमन है क्योंकि रिमेन कांस्टेंट, v माइनस u, और ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर रेट की बात करोगे तो यहां किससे डिवाइड करना होता है, डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हो टाइम से, तो क्या निकल जाता है, रेट निकल जाता है, दैट इज स्पीड। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, टाइम t से। ठीक है, इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में t, इधर भी होगा दोनों तरफ। अब यहाँ पे जब ये चीज आपने देखी तो आपको पता है कि भाई ये जो पोर्शन है ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, v माइनस यू इक्वल टू टी, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। और यही चीज तो आपसे उसने प्रूफ करने के लिए बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और यही तो आपका सेकेंड न्यूटन लॉ है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन किसके लिए है भाई, फोर्स के लिए ही तो है। ठीक है, और इसके लिए आप यहां पे लिख सकते हो रीजन कि सिंस v माइनस यू अपॉन टी
इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये डिराइव हुआ है, और चाहो तो यहां से आप कॉपी डाउन कर सकते हो। चलिए, और नेक्स्ट वाला भी मैंने बता दिया कि भाई दूसरे वाले में ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब आपका मास कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास आर मूविंग विथ वेलोसिटीज v एंड 2v। अच्छा, दो बॉडीज हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये ए है, एक बॉडी बी है। कह रहा सेम मास, इसका भी मास m kg है और इसका भी मास m kg है। ओके, विथ वेलोसिटीज v एंड 2v, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटीज 2v है। कंपेयर देयर इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया जो A का है और अपॉन में इनर्शिया जो B का है, ये होता क्या है? सिंस वी नो दैट सिंस इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, तो देयरफॉर इनर्शिया का रेशियो यानी मास का रेशियो m अपॉन में m, यानी कि कितना आ जाएगा 1/1 और 1:1। इनर्शिया का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। भाई मास दोनों का सेम है तो सेम इनर्शिया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? मोमेंटम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोमेंटम की। तो मोमेंटम का मोमेंटम यानी किसकी बात कर रहे हैं? हम पी की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम ए वाले का अपॉन में मोमेंटम बी वाले का, इसको भी कंपेयर करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी, और इसका क्या हो जाएगा भाई? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, कितना आ गया 1/2 और 1:2। यही था, बस आपने कंपेयर कर दिया इसको। ठीक है, कुछ भी ऐसा टिपिकल इसके अंदर नहीं था। और इसी तरह के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के सवालों में आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हीं को लेके आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस। और इसीलिए देखो, स्कूल्स में बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन नहीं लगवाए जाते, और मोस्टली इसलिए भी नहीं लगवाए जाते कि भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको खुद से भी चीजें करनी है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ कवर कर पाना, क्योंकि 1 घंटे में भी पता ही है आपको कि सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश होती है। Two balls A and B of masses m and 2m are in motion with velocities 2v and v। अब इसको भी यहां हम अभी टेबुलर फॉर्म में कर लें, देखो यहां पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, एक A है, ये B है, ये दो है। एक का मास कितना है? m है, दूसरे का मास कितना है? 2m। दोनों मोशन में, इसका वेलोसिटी 2v, इसका वेलोसिटी कितना है बेटा? v है। कंपेयर देयर इनर्शिया, इनर्शिया और उसके बाद देयर मोमेंटम एंड द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम, सेम टाइम में स्टॉप करने पे। अभी हमने आपको बताया कि सिंस इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। भाई जितना मास उतना ही इनर्शिया, तो इनर्शिया कंपेयर करते हैं ए का टू द इनर्शिया ऑफ बी, यानी मास ऑफ फर्स्ट वन एंड मास ऑफ सेकेंड वन। कितना आ गया? m से m कैंसिल हुआ, 1/2 और 1:2। ये चीज आ गई, पहला आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि देयर मोमेंटम, मोमेंटम भी अभी हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम ए वाले का अपॉन में मोमेंटम बी वाले का कैसे निकलेगा भाई? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ए वाले का 2v है। देख लो अगर गलत नहीं लिखा है मैंने तो, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो m इंटू 2v ए के लिए, और इसका कितना है? 2m इंटू v दूसरे वाले का। 2 से 2 कैंसिल होना ही है, m से m भी कैंसिल होना है, और v से v भी कैंसिल होना है। अब मेरे को नहीं पता कि कैसा आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 1:1 आ जाएगा। आप देखो तो mv यहाँ भी, mv ऊपर भी, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो सारे नंबर्स जो है इक्वल थे ऊपर में और नीचे भी, तो क्या हो गया? ये यहाँ पे खत्म। तो 1:1 आ गया मोमेंटम का। अच्छा, फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन सेम टाइम। तो फोर्स होता क्या है? फोर्स तो हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है। ओके, सिंस दे stop in same time, therefore time t second is same
फॉर बोथ। एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही कहोगे ना, तो वही होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहां पे दोनों का एक्सेलरेशन देखते हैं फॉर ए, ए के लिए, ए के लिए एक्सेलरेशन जो होगा इज इक्वल टू, ठीक है, ए के लिए एक्सेलरेशन, ये ए के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, यानी 2v अपॉन में टी, ठीक है, यही होगा 2v अपॉन में टी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फॉर बी, बी वाले के लिए एक्सेलरेशन बी वाले का वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, v अपॉन में t हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्यों निकाला हमने भाई, दोनों सेम टाइम में अगर हमको स्टॉप करना है तो दोनों को t सेकंड में ही हमने स्टॉप कर दिया। अब यहां पे हमें क्या निकालना था, फोर्स नीडेड टू स्टॉप, तो फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए अपॉन में फोर्स नीडेड टू स्टॉप बी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए का मास m और b का मास 2m इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए वाले के लिए 2v अपॉन में t, b वाले के लिए v अपॉन में t, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे t से t भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो आपको, इसलिए मैं लिख देता हूं 2v अपॉन में 2v, और ये भी क्या आ जा रहा है 1/1 और 1:1। तो दोनों को सेम फोर्स चाहिए स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पे इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, एक्चुअली करके तो समझाना जरूरी है, नहीं तो देखो दोनों का मोमेंटम सेम आ रहा था ना, दोनों का मोमेंटम कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो मतलब दोनों को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो भी सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ, हमें पता है कि वेलोसिटी और मास अलग अलग वेरी कर रहा है दोनों का, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का, ए का और बी का, दोनों का सेम है, तो यहां पे फोर्स भी दोनों पे सेम लगेगा स्टॉप करने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है स्टेट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, वो जो डिराइव किया था हमने डेल्टा पी अपॉन में, टी इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। तो पहले तो देख लो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एफ के इक्वल, और क्या लिख सकते हैं, और डेल्टा पी अपॉन में टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। We get information that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and the change in momentum takes place in the direction which the force is applied। भाई जो बोल रहा भाई तो मेरे को समझ में आ रहा है, कोई दूसरा आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, ऐसे तो होगा ही, लेकिन मिला जुला के वो जो थीम है, थीम तो वही निकलेगा ना, थीम तो यही पता चलेगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ये परफेक्ट आंसर्स हैं, ये जनरल आंसर है, आप इसको जैसे चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं, मीनिंग थीम सेम निकलेगा, ठीक है। हाउ डज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब ये कौन सी बात है, देखो यहां पे कह रहा है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सेकेंड लॉ से कैसे अलग है। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या किसी क्वांटिटी वगैरह की बात करता है ना, पहला लॉ ऑफ मोशन तो सीधा कहता है अ बॉडी इन रेस्ट continues to be in rest, a body in motion continues to be in motion। तो यहां पे क्वालिटी बताता है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या कहता है, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लो मेजरमेंट की बात कर रहा है, फिर कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो यहां पे देखोगे आप कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का मतलब होता है क्वांटिटी की बात करना, यानी क्वांटिटी की बात करना, किसी अमाउंट की बात करना, ठीक है, या फिर कभी किसी चीज के नंबर ऑफ टाइम की बात करना, है ना, कुछ चीज की। लेकिन यहां पे जो डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ की वो क्या देता है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है, कैरेक्टर बता रहा है, किसका कैरेक्टर बता रहा है भाई, आपके वो
बॉडी के कैरेक्टर बता रहा है। यहाँ पे फोर्स को किस तरह डिफाइन किया गया है, अरे लॉ ऑफ मोशन को, कि भाई क्वांटिटी बता रहा है, कैरेक्टर बता रहा है, उसका उसका नेचर बता रहा है। ठीक है, कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए किसकी जरूरत है, फोर्स की जरूरत है। तो वो पहला वाला जो न्यूटन का पहला लॉ है वो क्वालिटेटिव क्वालिटी बताता है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक बताता है, और दूसरा वाला जो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपकी क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो ये चीज बुक में भी गिवन है। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्म लो भाई, यही तो है मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, स्टेट कंडीशन इफ एनी, कंडीशन हमने पढ़ लिया है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यानी 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड या उससे कम, तो ऐसे में मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो चेंज आएगा मास में वो कैसा रहता है, इट नॉट वेरी परसेप्टेबल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब कंसिडरेबल है ही नहीं कि उसको कंसिडर किया जाए, परसीव किया जाए। नेक्स्ट है स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अंडर व्हाट कंडीशन इट टेक्स फॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पे भी देखो मैंने भी लिख दिया है, रेफर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ से क्या समझते हो वो भी लिखी हुई है, यानी डेफिनेशन ही 2 बार लिखी हुई है, वहां से तुम देख लेना। ठीक है, अच्छा यहां पे इस वाले का पता है आपको क्या कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन डज इट टेक द फॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे आपको मैंने बताया था भाई इससे पहले इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वाले में। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये पूरा पढ़ो नहीं। देखो यहाँ पे क्या है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम माइनस, अरे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ पे जैसे ही हम रेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो डेल्टा पी अपॉन में टी हो जाएगा, तो वैसे एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी हो जाएगा। भाई ये जो मोमेंटम में बदलाव आया है, इस बदलाव को होने में समय तो लगा होगा, उसी समय से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम कॉमन हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन में टी। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसकी शक्ल ले लिया भाई, एम ए की, यही चीज तो बोल रहा है। ठीक है, और रिलेशन कब होल्ड करता है, रिलेशन तब होल्ड करता है जब आपका मास कांस्टेंट हो, और मास कांस्टेंट कब रहेगा, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डेल्टा पी अपॉन में टी की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एम ए की भी बात आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाउ कैन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज थे। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, वहां लिखा हुआ है फिजिकल टू एफ में। हाँ चलो यहाँ दोबारा से लिख दिया है कि फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। ये क्या है आपका, ये सेकेंड लॉ है, किसका भैया, न्यूटन भैया का सेकेंड लॉ है। तो F इज इक्वल टू एम ए है, तो अगर हम कोई फोर्स ही ना दें, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम फोर्स ना दें यानी कि आई फोर्स दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 0, तो फोर्स को जैसे ही 0 रखेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 हो गया। सिंस वी नो दैट, हमको ये पता है कि जो मास है, भाई कोई भी मैटर क्या है वो उसके पास मास होगा ना, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो सिंस वी नो दैट मास इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर मास 0 नहीं है तो इसका मतलब 0 कौन हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो यानी कि अगर बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी बिना किसी बदलाव के, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी बिना किसी बदलाव के, जब तक कि कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगाया जाए। फोर्स
नहीं लगाया गया यानी फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है यानी मास एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो है, मास एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो यानी कि मास तो होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन ये एक्सेलरेशन जीरो की वजह से ही ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं हो रहा है, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई फोर्स ना लगाया जाए। फोर्स लगाया जाएगा तभी यहाँ पे वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि दिस मीन्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या होगा बेटा? उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। यहां लिख देता हूं मैं, नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल गो ऑन मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, कहीं इधर उधर नहीं होना। इन अदर वर्ड, अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर बॉडी के ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा है तो इट हैज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मोशन कैसा? अनएक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन एकदम जीरो है। तो 10 ये वाला स्टेटमेंट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है, 10 न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई तो एक बार फिर से इसको आप देख लेना। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपको समझना है बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ टू शो द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑन फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास। मास कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और दूसरा है फोर्स ऑन मास फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर विजिबल नहीं है तो हम इसको यहीं से विजिबल कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, और ये मास जो आपका कांस्टेंट है, ये ग्राफ इसका बिल्कुल मिडिल में है। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका फोर्स है और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, इस तरफ ये डायरेक्शन है। चलो, तो ये पहले वाले का ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का, और मास कैसा है इसमें? कांस्टेंट है। फिर दूसरा वाला देखते हैं, फोर्स ऑन मास फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ तो आपको विजिबल होगा, इस तरीके से बन जाएगा, आपने देखा होगा बुक में भी। How does the acceleration, how does the acceleration produced by a given force depend on mass of the body? अगर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी में तो मास के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है? ठीक है, तो ड्रा अ ग्राफ टू शो इट। तो हमने ये देखा है कि भाई कि अगर कोई फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स अपॉन में मास हो गया। यानी कि अगर हम इसको चेंज करें तो यानी कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। दिख रहा है? ठीक है, तो इफ अ गिवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, अलग अलग डिफरेंट मास के बॉडीज हैं और उनके ऊपर सेम हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो उनमें प्रोड्यूस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर मासेस। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, और इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से हाइपरबोला आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि नेम द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिफाइन इट। भाई एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। एक न्यूटन फोर्स कितना होता है? एक न्यूटन फोर्स का मतलब कोई बॉडी 1 kg की हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करो तो उसको बोलते हैं 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 1 kg का मास का ऑब्जेक्ट हो और प्रोड्यूस करे कितना? उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? डाइन होता है, छोटा यूनिट। ठीक है, और 1 डाइन किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, यानी कि एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं है बल्कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन होता है, अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आ गया ना,
नेम द एसआई एंड सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट तो हमने पढ़ लिया, न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट ये पढ़ लिया। देखो एक्चुअली में एक न्यूटन का मतलब क्या था? एक न्यूटन का मतलब था 1 केजी के मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया भाई, 1 लाख हुआ कि नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे ये आपका ये कितना हो गया, 10 पे पावर 5, और ये क्या है, टाइम। 1 डाइन की वैल्यू हम लोगों ने देखी ही थी। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप आया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does a glass vessel why does a glass vessel break when it falls on a hard floor? हार्ड फ्लोर पे गिरने के बाद शीशे का कोई भी सामान हो टूट जाता है, बट इट डज नॉट ब्रेक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ कारपेट। कारपेट पे गिरने पे क्यों नहीं टूटता है? एक्चुअली में जो कारपेट होता है ना, कारपेट, तो कारपेट पे जब कोई चीज गिरती है ना तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। ठीक है, इम्पैक्ट उसका जो पड़ता है वो ज्यादा टाइम में पड़ता है, यानी कि उसके उसमें जो चेंज आता है, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है ना, ये ज्यादा टाइम में होता है। और अगर वही चेंज एकदम बिल्कुल सडनली आ जाए, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, दो कंडीशन मैंने बता दी। अगर T1 कम है किससे, T2 से, अगर T1 कम है यानी यहाँ पे कम समय लगा। इसको और अच्छे से समझाने के लिए ये सब कुछ सेम रहेगा। तुम मान लो यहाँ पे ये हार्ड सरफेस पे तुमने रखा, इसको तुमने सॉफ्ट सरफेस पे यहाँ पे गिराया। अब तुम खुद सोच के देखो कि यहाँ पे 0.1 सेकेंड लगा मान लो, और यहाँ पे सिर्फ मान लो 0.2 सेकेंड लगा, सिर्फ 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हुआ, तो भी यहाँ पे इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट कम पड़ेगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन अ ग्लास वेसल फॉल्स, ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। व्हेन अ ग्लास वेसल फॉल्स ऑन अ हार्ड फ्लोर इट कम्स टू रेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में ये रेस्ट पे आ जाता है। तो विच अ लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत लार्ज फोर्स लग रहा है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर टाइम कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे जितना छोटा होगा ये पूरी वैल्यू जो है उतनी ही ज्यादा बड़ी आएगी, और जितना ही ज्यादा डिनोमिनेटर यहाँ पे छोट बड़ा होगा, सॉरी क्या होगा, बड़ा होगा, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम आएगी। यानी जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस ग्लास के ऊपर वो काफी कम होगा, और फोर्स अगर कम एक्सर्ट होगा तो वो टूटेगा क्यों। ठीक है, बट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ कारपेट इट कम्स टू रेस्ट इन अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू विच लेस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट एंड इट डज नॉट ब्रेक। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको गिरने में उतना ही जो है आसानी से वो जो है बच जाएगा, टूटेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अरे यही तो है, देखो यही तो डिस्कस करना था। यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अ क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड बैक while कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। अब देखो एक क्रिकेट बॉल है, उसको जो है रोकना है। अगर उसको रोकना है अगर आपको, ठीक है, ये चीजें तो अपने आप है, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए। उसको तो कॉपी डाउन कर लोगे, मैं समझ सकता हूं, कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर गेंद आ रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और इस बंदे को यहाँ पे क्या करना है, कैच करके इसको रोकना है। ठीक है, ये ग्लव्स व्लव्स पहना हुआ है। अब ये आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी, ठीक, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है इसका, इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो कुछ होगा, लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। क्यों, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। स्टॉप कर दिया ना यहाँ पे बॉल को, उसने कैच कर लिया, ऐसे कैच कर लिया, स्टॉप करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तुम बताओ मुझे। अगर चेंज इन मोमेंटम हम देखें तो एम भी माइनस एम यू होगा, और ये चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो जीरो माइनस एम यू यानी कि माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम, ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। अच्छा, तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे फोर्स की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो
तुरंत से इसको रोकने की कोशिश करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इसकी बात कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल होता है, फोर्स की। तो फोर्स कितना आएगा, माइनस एम यू अपॉन में T1, ठीक है, ये आएगा फोर्स। उसने, क्रिकेटर ने क्या नहीं किया, अपने हाथ को पीछे किया ही नहीं, ठीक है। ये T1 ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट किया, डायरेक्टली उसने ऐसे रोकने की कोशिश कर ली, डायरेक्टली इंपैक्ट किया। लेकिन अगर यही बंदा F इज इक्वल टू, ये जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसके चेंज होने में T2 टाइम ले ले, यानी कि अगर ये लॉन्गर टाइम ले ले, ठीक है, अगर शॉर्टर टाइम लेगा तो फोर्स ज्यादा आएगा, अगर लॉन्गर टाइम लेगा तो फोर्स कम आएगा, और फोर्स कम आएगा तो उसके हाथ में चोट नहीं लगेगा, फोर्स बहुत ज्यादा एक्सर्ट होगा बॉल का उसके हाथों पे, तो उसके हाथ डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो क्रिकेटर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पैन ऑफ टाइम लेता है, अपने हाथों को पीछे करता है, ताकि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उस चेंज को होने में और समय लग जाए, और थोड़े सा भी समय ज्यादा बदलाव लेके आता है। वो इससे पहले मैंने तुम्हें बताया, वो जो 0.1 सेकेंड और 0.2 सेकेंड वाला एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। तो मान लो तुम खुद ही यहाँ पे देख लो कि अगर यहाँ पे तुम्हारा 10 अपॉन में मैं यहाँ पे 0.1 कर दूं, इसकी वैल्यू देख लो, और 10 अपॉन में 0.2 कर दे तो इसकी वैल्यू देख लो, सिर्फ यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा। ये डेसिमल हटाओगे 100 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हटाओगे कितना हो जाएगा, ये भी 100, लेकिन 2 से डिवाइड होकर ये कितना आ गया, 50। देख लो सिर्फ 0.1 सेकेंड की वजह से कितना ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, 100 से सीधे 50 पे आ गया। तो इस तरह का चेंज आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हैंड पे क्रिकेटर के जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो बहुत कम होता है व्हेन ही विड्रॉज हिज हैंड, ठीक है, अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। दस द क्रिकेटर अवॉइड चांसेस ऑफ इंजरी, कि उसको कोई चोट वोट ना लगे टू हिज हैंड बाय विड्रॉइंग हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। ओके, तो वो आपको समझाने के लिए था, ये डायरेक्टली आप चाहो तो कॉपी डाउन कर सकते हो अपने आंसर के लिए। नेक्स्ट फर्दर कि एन एथलीट प्रीफर्स टू लैंड ऑन सैंड, भाई बालू वालू लगा दो, गद्दे वद्दे लगा दो, ठीक है, इंस्टीड ऑफ हार्ड फ्लोर वाइल टेकिंग अ हाई जंप। हाई जंप लगाते हैं ना, ऐसे हाई जंप लगाना है, ठीक है। ये बंदा इधर से दौड़ के आएगा और दौड़ के लाएगा, इसके हाथ में एक डंडा भी लॉन्ग वो होता है, स्टिक होता है, और इसको ऐसे लगा के इसके ऊपर से उछलेगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, इस पार उस पार क्या होना चाहिए, सैंड होना चाहिए, ठीक है, हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, सेम इससे पहले वाला ही, ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे होगा कि सॉलिड अगर चीज है तो बहुत शॉर्ट टाइम में इंपैक्ट करेगा, और ये इंपैक्ट क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी टांगों पे, तो उसके लेग्स जो है यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर यही बालू रहेगा तो यहाँ पे बालू में पैर थोड़ी देर तक यहाँ पे धंसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो थोड़ा सा भी टाइमिंग अगर ज्यादा होगी तो वैसे जो फोर्स एक्सर्ट होना है ज्यादा वो कम हो जाएगा, और इसके पैर जख्मी होने से बच जाएंगे। कह रहा है कि अगर एथलीट जंप करेगा एक हाइट से हार्ड फ्लोर पे, ही मे हर्ट हिज फीट बिकॉज हिट फीट कम्स टू रेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कम टाइम में अगर जो है मोमेंटम में चेंज आएगा तो आप देखो होगा क्या, पूरा फोर्स बहुत ज्यादा एक्सर्ट होगा उसके पैरों पे, ठीक है, लार्ज फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज फीट। लेकिन ऑन द अदर हैंड बाय जंपिंग ऑन सैंड और फोम, सैंड या फिर फोम गद्दा वगैरह लगा दे, द टाइम ड्यूरेशन विच हिज फीट कम टू रेस्ट increases, so the force exerted on his feet decreases and he is saved from getting hurt। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जो पैर है यहाँ पे जो है रेस्ट में आते आते टाइम लग रहा है, तो यही जो टाइम यहाँ पे लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स लेस एक्सर्ट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कह रहा है लीनियर मोमेंटम क्या होता है ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v। हमने पढ़ा है कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन दिख रहा है, हमने लगा दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है।
अब इसमें से देखोगे तो कोई सा भी लीनियर मोमेंटम का नहीं दिख रहा है। अगर देखोगे डायरेक्ट आंसर तो आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। लेकिन आएगा कैसे ये ज्यादा मायने रखता है। क्या ज्यादा मायने रखता है कि ये आएगा कैसे। तो आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास का हमको पता है कि मास का तो m होता है और वेलोसिटी मास के लिए हाँ m होता है। मास ही रहने देंगे, m का मतलब मास ही रखना है यहाँ पे। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर वाला मीटर है और ये मास वाला m है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, m इंटू एस ऊपर भी और m इंटू एस, सॉरी s इंटू एस हो जाएगा ना, नीचे तो ऑलरेडी एक s है, एक और s से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड से ऊपर और नीचे, तो ये मास वाला m था और यहाँ पे क्या हो गया, m अपॉन में s स्क्वायर हो गया। और ये वाला जो s है इसको सेपरेट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेपरेट ले लेते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस। अरे ये वैल्यू तो कुछ देखी देखी सी लग रही है। ये वैल्यू क्या लग रही है, थोड़ी देखी देखी सी लग रही है। ओके, और ये जो वैल्यू देखी देखी सी लग रही है एक्चुअली में ये किसकी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। और ये तो सेकंड अलग से रहने दो। अरे ये वैल्यू भी देखी हुई लग रही है, कहाँ देखा है भाई, ये फोर्स के लिए लगती है। और ये क्या हो गया, एस। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, न्यूटन सेकंड। आ गया ना, यानी कि मोमेंटम के लिए न्यूटन सेकंड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिराइव हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस का। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का हमको यहाँ पे कुछ नहीं देखना, मेरे को ये पता है कि डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा ची इज इक्वल टू एफ। यही वाला था ना आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और ये कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय अ फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन। एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, बाय अ फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो भी दी हुई है 100 100 जो भी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, क्या शेप के ऊपर डिपेंड करती है, या मास के ऊपर डिपेंड करती है, या किसी में डिपेंड नहीं करती है। आपको मालूम है F इज इक्वल टू एम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, कोई नहीं, लेकिन हमको एक ही वीडियो में फिनिश करना है बिकॉज देयर आर अदर एक्सरसाइजेस आल्सो व्हिच वी हैव टू फिनिश ऑन टाइम। न्यूमेरिकल पहला है, अब बॉडी। अब देखो यहाँ पे जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं, किसी भी चैप्टर का करें, किसी भी क्लास का करें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर आपका मैथ्स भी हो, फॉर्मूले आपको पता रहते हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूले सारे याद रखो, लगाने इंप्लीमेंट करने उसी के अकॉर्डिंग। पढ़ना क्या है कि भाई क्या दिया है, क्या कुछ पूछ रहा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे दो चीज मिली हुई है, क्या मिला है पहले वो लिख देते हैं। मास इज इक्वल टू 5 kg, ये मास की वैल्यू है ना, और वो किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की है ना, मीटर पर सेकेंड। इतना तो आप सबको पता हो ही चुका होगा। अब मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का। 5 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, ये मोमेंटम आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा अभी देखो, अभी जस्ट इससे पहले वापस आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भाई आपको पता है केजी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि ये किसकी वैल्यू है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है। यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं P इज इक्वल टू 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मास 50 ग्राम।
अब आप देखो यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो इसको भी आप केजी में चेंज करो, यानी कि हम इसको 50 अपॉन में 1000 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 20 जा 1/20 किलोग्राम हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे आपको पता है कि सिंस मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो 0.5 इज इक्वल टू मास जो कि 1/20 है इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो नहीं पता, तो 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 20। अच्छा जी, ये जीरो ये डेसिमल यहाँ पे ईट अप कर जाएगा, खत्म कर देगा, ठीक है। 2 5 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं समझना है कि बेकार है, आता है मुझे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करिएगा आप कि आप YouTube पे कुछ भी देख रहे हो और आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, और आपको ये न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग आई होप कि आ जाएगा, लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो कभी भी आप ये न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने, तो कॉपी पेन लेके बैठना होगा आपको। A force of 15 Newton act on a body of mass 2 kg. Calculate the acceleration produced. Acceleration कितना प्रोड्यूस होगा ये पता करना है आपको। पहली बात तो यहाँ पे देखिए कि फोर्स आपको दिया हुआ है कि 15 न्यूटन का फोर्स है, मास दिया हुआ है आपको कि 2 केजी का मास है। आपको पता है एक्सेलरेशन निकालना, यही पूछा है ना कि भाई ये क्या होगा। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह पे हमने 15 न्यूटन रख दिया, लो भाई आपको समझाने के लिए एरो बनाते हैं हम बस। मास की जगह पे 2 केजी और एक्सेलरेशन की जगह पे कुछ नहीं भाई, ए तो निकालना है। ए इज इक्वल टू 15 न्यूटन अपॉन में 2 केजी। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ मास ऑफ 5 केजी, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अगेन सेम क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। नहीं पता भाई, फोर्स तो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। चलो इस बार एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, एफ अपॉन में एम कर दिया, एम इधर डिनोमिनेटर में आ गया। एफ की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू 5 है, यानी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये आ गया आपका आंसर। काफी ज्यादा इजी जा रहा है, कोई नहीं, अपने आप धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, भाई कितना होगा अमाउंट में फोर्स विच व्हेन अप्लाइड, जिसको जब अप्लाई किया जाता है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी, हाफ केजी के ऑब्जेक्ट पे जब उसको अप्लाई किया जाता है फोर्स को, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब यहां पे क्या कह रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। अच्छा दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं, मास कितना है 0.5 किलोग्राम, इसके अलावा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि सिंस फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास यहां पे हमने लिख दिया 5 केजी, 0.5 केजी इनटू एक्सेलरेशन 5, 5 5 जा 25, 2.5 न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा 2.5 न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी फॉर 3 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे ये भी कुछ दे दिया, चलो कोई नहीं, हम सब लिखेंगे यहाँ पे। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन दिया हुआ है, इसके अलावा एक बॉडी है जिसका मास है आपका 2 केजी का, कितना है 2 किलो का मास है, और टाइम 3 सेकेंड का इसके ऊपर लगता है, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि वो बॉडी शुरुआत में कैसी थी, 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी,
अच्छा, एक चीज आपको पता होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। और हमको यहाँ पे a नहीं पता है। क्या नहीं पता है? a नहीं पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा कि सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन में m। अरे भाई कोई बोलना मत कि ये चीज भी नहीं आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आई होप कि हाफ ईयरली में तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई आपको, लेकिन एनुअल एग्जाम तक अच्छी खासी मदद आपको हमारी मिल जाएगी। मेरा भी टारगेट है किसी तरह जल्दी से सारा कुछ कंप्लीट कर दूं। एक्चुअली मैं रेलवे के एग्जाम्स वगैरह देने थे, असिस्टेंट लोको पायलट का, जो कि मैंने दे रखा है। फाइनल रिजल्ट का मुझे भी इंतजार है। और यहाँ पे लाइफ इस तरह से ऐसे चल रही है कि पता नहीं रहता ना कि किधर गारंटीड हो जाएगा। अभी 2 साल से ये वायरल नहीं हो रहा है, तो अभी इंतजार है। अगर वायरल हो गया होता तो फिर तो मैं कोई फॉर्म ही नहीं भरूंगा। बस आप लोग इतना शेयर करो, लाइक करो, इसको दोस्तों के साथ भेजो कि ये वायरल हो जाए पूरी वीडियो। फिर उसके बाद वायरल होने के बाद मैं किसी और चीज के बारे में, किसी और प्रोफेशन के बारे में सोचूंगा ही नहीं। फिर दिन रात आपकी ही सेवा में मैं लगा रहूंगा। तो प्लीज यार, अगर कोई देख रहा हो तो जरूर करना इसको ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी एक्वायर्ड इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट पे थी बॉडी। एक्सेलरेशन 5 निकल गया 3 सेकेंड के लिए। कितना आ गया? वेलोसिटी एक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या बोल रहा है? चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहली बात कि इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम तो इज इक्वल टू mu। मास कितना है इस बॉडी का? इतनी मेहनत हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कम मेहनत करेंगे ना, हम सब कम मेहनत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास, है ना, इनिशियल माइनस, अरे सॉरी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे m कॉमन ले लिया, v माइनस यू लिख दिया। अब m की वैल्यू तो आपको पता ही है, m कितना है? 2 kg है, 2 है। और फाइनल वेलोसिटी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। 15 टू जा 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यही तो है डेल्टा p, यानी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। देख लो भाई, लिख दिया स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी यानी कि इनिशियल 0 हो गया। अब फोर्स एक्ट करता है इसके ऊपर कितने देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। ऑफ मास 100 kg। मास कितना है? 100 kg का ये ऑब्जेक्ट है। सीजेस टू एक्ट आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जो स्टेशनरी थी, रेस्ट पोजीशन में थी, उस पे फोर्स लगा 10 सेकंड के लिए। उसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। अब यहाँ पे कह रहा है मैं तो सोच रहा हूं भाई किसको अलग कर दें, ठीक है, इस तरीके से अलग कर दिया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 100 मीटर का हुआ है, और टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड का टाइम लगा है। ओके। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जो है कितना वेलोसिटी यहाँ पे एक्वायर किया, आपको क्या बताना है? यही चीज बतानी है। चलिए, आपको मालूम है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स सीजेस टू एक्ट, यानी कि फोर्स यहाँ पे अब लगना बंद हो गया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना लगा? 100 अपॉन में टी। यहाँ पे पता है आपको, जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप कि नहीं निकाल सकते हो? भाई ये क्या है? 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकंड तक बॉडी चली, नेक्स्ट 5 सेकंड की बात कर रहा है। याद रखना, 10 सेकंड तक फोर्स लगता है, एक स्टेशनरी बॉडी मूव करती है, फोर्स हट गया। अब बॉडी कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी फोर्स चल रही है, और चली 5 सेकंड तक और 100 मीटर गई। तो पहले इस वाले कंडीशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं जो एक्वायर होके आगे बढ़ी थी अगले 5 सेकंड तक। तो ये जो आया आपका 100 अपॉन में
5 कितना आ गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। यही ना आ गया, पहले वहीं से निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, भाई यही वो वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो 5 सेकेंड अगले चला। इसके अलावा और क्या निकालना है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। देखो फाइनल वेलोसिटी जो बनी, जो अगले आखिरी के 5 सेकंड तक चली 20, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कितना हो गया भाई? फाइनल 20 थी, इनिशियल बॉडी स्टेशनरी थी, और कितने सेकंड लगे थे इस बदलाव को आने में? 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अरे भाई ए निकल गया, एम दिया हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और मास कितना है आपका? 100 केजी का है, और यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन है, तो 200 न्यूटन। कितना फोर्स हो गया आपका? 200 न्यूटन हो गया। तो ये भी सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा होगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई 100 ग्राम का पार्टिकल है, मास इज इक्वल टू 100 ग्राम, या फिर 100 अपॉन में अगर मैं 1000 कर दूं तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, और यहां पे एक्सेलरेशन होता क्या है ये बताओ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज। अब इस ग्राफ से तुम देखो, ये आपका 0,0 ये ओरिजिन होता है, यहां से शुरुआत हुई और गया कहां तक? यहां 20 तक। ये u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। ये टाइम पूरा कितना दिख रहा है? ये यहाँ पे देखो ग्राफ शो कर रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में हमने t कर दिया। v की वैल्यू 20 है, इनिशियल 0 है, और टाइम 5, तो 20/5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। 5 4 जा 20, ये इतनी वैल्यू आ गई इसकी। आपको क्या निकालना था? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये मास कितना है? 0.1 kg इंटू 4, एंड इट मीन्स 0.4 न्यूटन। ये फोर्स एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? पार्टिकल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? अ फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। इतना लाइन पढ़ने के बाद पता चला इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कोई फोर्स लगा बॉडी पे, और बॉडी का जो मास था वो कितना था? 2 किलोग्राम का था। ठीक है, द फोर्स इज देन विदड्रॉन, फोर्स को हटा लिया गया, एंड द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर फोर्स हटाने के बाद बॉडी लगातार इस स्पीड में चल रही है, इट मींस दिस इज ओनली द एक्वायर्ड वेलोसिटी। यही तो है कांस्टेंट वेलोसिटी, जो एक्वायर्ड वेलोसिटी है, फोर्स को हटा लिया गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का? आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम है, उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है, जो कि v माइनस यू अपॉन में t है। फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियली रेस्ट पे थी बॉडी, और 0.1 सेकेंड लगा, यानी 2 अपॉन में 0.1, डेसिमल रिमूव किया, 0 लगाया, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास कितना है बॉडी का? 2 kg सामने दिख रहा है। एक्सेलरेशन अभी कितना कैलकुलेट करके लेके आए? 20, तो यहाँ पे हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 2 जा 40 और न्यूटन।
40 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्या कुछ मिला हमें कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका जो वजन है 100 ग्राम है, और 100 ग्राम को मैं यहाँ पे डिवाइड करके अभी लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में 1000 करेंगे तो यहाँ पे ये किलोग्राम में हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, ये इसका मास है। हाँ, वेलोसिटी कितना है एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल है भाई, क्योंकि इससे पहले दिया नहीं है कुछ। इज ब्रॉट टू रेस्ट, अच्छा रेस्ट पे ले आए, चलो ठीक है, तो मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर इन 0.03 सेकेंड। टाइम कितना लगा रेस्ट में लाने पे, चेंज करने में वेलोसिटी भाई इसका 0.03 सेकेंड लगा। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यूवीटी तीनों पता है, तो पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा 30, और ये कितना है 0। तो यहां पे पहले लिखेंगे v, फिर लिखेंगे u। ठीक है, अपॉन में टाइम 0.03 सेकेंड। अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आप इसको माइनस में आगे नहीं लेके जाएंगे, हो क्या रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन फोर्स तो आप पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ये नहीं भूल जाना। एक्चुअल में सिर्फ नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा, नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखाएगा कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, बस -30/0.03। चलिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, अरे हटाएंगे तो डबल जीरो लग जाएगा। 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 1 जा 3 से आई थिंक -1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। इतना रिटार्डेशन लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन शोज रिटार्डेशन। F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.1 kg का है, देखो कहीं पे 0.1 kg इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आएगा 100 न्यूटन के। ठीक है, तो वहां पे हमने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि वहां पे वो नेगेटिव साइन रिटार्डेशन शो कर रहा है। फोर्स कितना लगा, चाहे इधर से चाहे उधर से, तो ये लगा आपका 100 न्यूटन का स्टॉप करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है अ कार ऑफ मास 480 kg, गाड़ी का वजन है भाई 480 kg, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये स्पीड है इसकी, मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता कि इससे काम बनेगा हमारा, क्योंकि मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना ही पड़ेगा। 54 इंटू, कम करना है ना इसको मीटर पर सेकेंड में, तो नीचे ज्यादा रहेगा 5/18। अरे मैंने याद रखा है यार ऐसे ही, 18 1 जा 18 3 जा, कितना आ गया ये 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आ गया। चलो ये चीज तो यही हमने क्लियर कर दी। अब उसके बाद इसे स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसको रोक दिया जाएगा। इनिशियल स्पीड फाइनल 0 हो गया सिंस इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसके अलावा अब क्या है, टाइम कितना लिया गया इसको रोकने में, तो 10 सेकेंड का टाइम लगा इसको रोकने में। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, अगर भाई ब्रेक कितना फोर्स अप्लाई करेगा, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो v माइनस यू अपॉन में टी से। फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस कितना है वो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड लगा, यानी का माइनस का 15/10, यही है ना। ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 5 2 जा, तो माइनस का 3/2। फिर से याद रखना नेगेटिव साइन सिर्फ रिटार्डेशन शो कर रहा है। तो फोर्स कितना लगा इसके ऊपर,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास जो कि 480 kg का है, एक्सेलरेशन 3/2, 2 से कट करेंगे इसको 240 आएगा। 24 से 3 का टेबल पढ़े थी तो 24 3 जा 72, एक जीरो लग जाएगा और न्यूटन फोर्स के लिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप देखो क्या कुछ है कि अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका वजन कितना है, 50 ग्राम है, मूव कर रहा है, शुरुआती स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये एक लकड़ी के ब्लॉक पे जाता है एंड उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन इट। 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके रेस्ट पे आ जाता है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, रिटार्डेशन वगैरह वगैरह, रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, सब निकालो। अरे सब करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। तुम थोड़ा ऊपर हो जाओ और हमें प्रॉपर स्पेस दो क्वेश्चन को करने के लिए। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। चलो अब इसके बाद इसको पढ़ते हैं, अरे सॉरी करते हैं। बुलेट का जो मास है वो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम का। 50 अपॉन में अगर हम क्या कर दें, 50 अपॉन में 1000 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो 0.05 किलोग्राम हो जाएगा। ये हो गया आपका किलोग्राम में। इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है यानी u की वैल्यू वो दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। सब सर्कल कर दे रहे हैं, 50 ग्राम 100 मीटर पर सेकेंड, फिर कम्स टू रेस्ट यानी 0 और डिस्टेंस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई क्योंकि कम्स टू रेस्ट। और इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस जो कवर हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इसको हम 2 अपॉन में 100 मीटर अगर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 0.02 मीटर के। इतनी चीजें हो गई। मोमेंटम की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियल मोमेंटम, ठीक, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है इसका, मास है 0.05 kg इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, पहला आंसर यहाँ पे हो गया आपका। फाइनल मोमेंटम अगर हम बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो आपको तो अब पता चल ही गया होगा कि जनाब वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं फिर भी हम सॉल्व करेंगे। एम वी, तो मास जितना भी हो इसका 0.5 kg इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। यहाँ पे आपको क्या पता है, u पता है, v पता है, और यहाँ पे आपको s की भी वैल्यू पता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन में 2, यही होती है एवरेज वेलोसिटी। u की वैल्यू कितनी है आपकी, u की वैल्यू है 100 प्लस कितना है वो 0 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी है। पूरा डिस्टेंस कवर किया है 2 सेंटीमीटर 0.02 मीटर। तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हमने रखी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एवरेज वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो 0.02 मीटर ऊपर है
एवरेज वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड है। ये डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे और इनटू यहाँ पे हम 100 कर देंगे, तो यहाँ पे टाइम जो आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टाइम 2 अपॉन में 5000, तो 1 टाइम में, और ये कितना आ जाएगा 2500, यानी 1 अपॉन में 2500 सेकेंड्स। ये आए, ये आपका टाइम आया। अब जैसा आया वैसा रहने दो, आगे सॉल्व करो तब समझोगे आप कि सवाल सही कर रहे हो आप, क्वेश्चन की गलत। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की बात कर रहा था आपसे ना। ओके, तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम निकल गया ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। v माइनस यू यानी 0 माइनस 100 अपॉन में t यानी कि 1 अपॉन में 2500, यही हुआ ना। चलो क्या कुछ आएगा 25 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तुमको मालूम है 0 माइनस 100 कितना आएगा -100 इंटू 2500, ठीक है, और नीचे 1 बचेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है भाई, क्या ही होगा, कुछ नहीं। तो माइनस का 25, 1 2 3 4 जीरोस, या फिर माइनस का 2.5 इंटू 10 का पावर 5, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ रिटार्डेशन लिखना चाहें तो रिटार्डेशन के इक्वल में लिखेंगे 2.5 इंटू 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने लिख दिया रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मुझे करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी के बाद ही और डिस्प्लेसमेंट, यही तो एक रिश्ता है जिसकी वजह से हम टाइम निकाल पाएंगे। तो यहीं से हमने आसानी से टाइम कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट करके रिटार्डेशन कैलकुलेट कर दिया। ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और तीसरा आ गया आपके पास रिटार्डेशन। चौथा एक और बचा हुआ है, वो बचा हुआ है रेजिस्टिव फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अभी एक्सेलरेशन कितना आया 2.5 इंटू 10 पे पावर 5, बल्कि इसको ऐसे ना लिखें, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 25 1 2 3 4 जीरोस। मास कितना था यहाँ पे, मास कितना था, किधर गया भाई, 0.05 kg, 0.05 kg। अभी ये 2 प्लेस और इधर का 2 डेसिमल, ये तो गया। उसके बाद 25 और इंटू 5 125, तो कितना आ जाएगा 12,500 न्यूटन। ये इतना इसका आंसर आना चाहिए, 12,500 न्यूटन। ये 3 आंसर इधर और ये एक इधर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है कि अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी फोर्स की वजह से, वो इतना है इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, और जो वजन है बॉडी का जिसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 500 ग्राम, या फिर 500 अपॉन में 1000 किलोग्राम और हाफ केजी, जो चाहो वो लिख लो। What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा सेम फोर्स के साथ जो यहाँ पे आएगा, अगर मास कितना हो, अगर मास हो इस बार 5 kg। तो पहले फोर्स तो निकाल ले यहां से, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे हाफ केजी हो गया, एक्सेलरेशन 10 यानी कि 5 न्यूटन का। अब यही फोर्स अगर सेम फोर्स लगे 5 केजी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसमें F बाई एम। F यानी कि 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना फोर्स इसके ऊपर ये आएगा। चलो एक और क्वेश्चन है शायद, और भी है इसके अलावा। अरे भाई कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 14 देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कोई गाड़ी है चल रही है ना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड।
फाइनल वेलोसिटी तुरंत 0 कर दिया गया, टाइम कितना लिया गया, 2 सेकंड के अंदर गाड़ी रोक दी गई बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाई हुआ गाड़ी पे वो कितना है, 1500 न्यूटन का। थ्रू इट्स ब्रेक, भाई ब्रेक लगा के ही तो गाड़ी रोकेंगे। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार के लिए हमको सबसे पहले कार का वजन चाहिए। क्या चाहिए, कार का वजन चाहिए, और वजन के लिए वी यू टी से एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। तो v कितना है 0 और u 30 अपॉन में t यानी कि 2, यानी कि माइनस का 15, 2 से 15 टाइम्स में कटेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, भाई F इज इक्वल टू m है, तो A नीचे आ गया। तो फोर्स कितना है 1500 न्यूटन का, और एक्सेलरेशन कितना है 15 ही लेंगे, रिटार्डेशन हो रहा है बस, नेगेटिव साइन यही दिखा रहा। 15 से कितने टाइम्स में कटा, ये 100 kg का मास आ गया। मास कितना आया भाई 100 kg का। अगर 100 kg का मास आ गया तो चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछा था, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे m v माइनस यू कर देते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है 100 की जो ये है, और v माइनस यू की वैल्यू अभी हमने देखी 30 आएगी। कितना आएगा यहाँ पे 30 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको भी देखो निगेटिव नहीं लिखना है, बस मोमेंटम के अंदर जो बदलाव आया वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। ओ भाई रिटार्डेशन तो निकाल दिए 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और फिर उसके बाद आपको और क्या निकालना था, द मास ऑफ द कार। तो मास भी तो निकाल दिया, सब तो पहले ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आखिर आ गया ना सारा आंसर, इस तरह से कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है फिर तो। अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एंड द मास ऑफ बॉडी इज 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को हम हाफ किलोग्राम लिखते हैं, कोई दिक्कत। इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स, एक फोर्स इस पे लगा, causes it to move a distance of 4 मीटर in 2 सेकेंड। अब ये जो फोर्स लगा इस बॉडी के ऊपर, इसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हुई 4 मीटर, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड के। अब यहाँ पे देखो एक ही फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, जो कि है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है कि u आपका 0 है, s की जगह पे पहले 4 मीटर रख दें, 0 इंटू टाइम कितना लगा है आपका 2 सेकेंड का, प्लस हाफ लिख देते हैं एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू 2। 2 से 2 यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, ये तो 2 जीरो सा 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 4। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4/2 और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलो इसको हटाओ भाई। चलिए, तो ये आ गया आपका आंसर। अब ये सॉरी एक्सेलरेशन आ गया, तो फोर्स अप्लाई किया गया है कितना, तो F इज इक्वल टू ma। तो मास कितना है हाफ के जी, एक्सेलरेशन 2 आ गया, तो इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। अब देखो क्या है, पुरानी किताब में नई किताब में क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3D में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।